तो ये कहानी है डो यूनिवर्स की, जहां पर एक तरफ तो है बैटल थ्रू द हेवन का ज़ावियान, सब लोगों की आंखों के सामने चमकता हुआ एक सितारा, लेकिन दूसरी तरफ ये कहानी है हमारे हीरो ड्रैगन प्रिंस युआन की, जिसके बारे में लेजेंडरी कहानियां तो काफी सारा मशहूर है। ड्रैगन प्रिंस युआन से बचपन में ही उसकी डेस्टिनी छीन ली गई। वो बच्चा जो कि राज करने के लिए पैदा हुआ था, उसे मजबूरन एक यूजलेस इंसान वाली जिंदगी जीनी पड़ी। साथ ही साथ उसकी बॉडी में एक ड्रैगन किलिंग पॉइजन था जो कि उसे हर वक्त तड़पाता रहता। उसकी मौत कभी भी हो सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ ड्रैगन प्रिंस युआन हार नहीं मानता। वो अपनी फैमिली के साथ किए हुए हर एक जुल्म का बदला लेना चाहता था, जिसके लिए वो खुद की कल्टीवेशन शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो एक यूजलेस इंसान से सेंट गॉड में बदल गया, जिसकी वजह से ड्रैगन प्रिंस युआन की जितने भी दुश्मन थे उन सबसे उसने चुन चुन कर बदला लिया। साथ ही साथ इस सीरीज के आखिर में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ड्रैगन प्रिंस युआन ज़ावियान, लिंडोंग और मुचेन के साथ मिलकर एक सेंट गॉड के साथ फाइट करेगा, जो कि पूरे ब्रह्मांड और मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, और उसे हराने में ये लोग मिलकर कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन ये सब तो इस कहानी का अंत होगा, तो चलो फिर इस अंत को शुरू से देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत यहाँ ज़ाओ पैलेस से होती है, जहाँ पर हम एक बच्चे को दर्द से तड़पते हुए देख रहे थे, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे इस कहानी का हीरो ड्रैगन प्रिंस ज़ाओ युआन है, जिसकी मदर अपने ब्लड का इस्तेमाल करते उसके पॉइजन को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी, जिस प्रोसेस के दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, और इसी वजह से मिस किन्यू पीछे की तरफ धकेली गई, जबकि ज़ाओ युआन की बॉडी से भी एक रेड कलर का ड्रैगन हवा में जाते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो टुकड़ों में बढ़ते हुए वापस से ज़ाओ युआन के हाथ में समा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वापस से शांत हो जाता है और डॉक्टर उसे चेक करने शुरू कर चुके थे, जिसके बाद वो उसके फादर को बताते हैं कि ज़ाओ किंग, आप फिक्र ना कीजिए, आपका बेटा ज़ाओ युआन अब बिल्कुल ठीक है। अगले 3 साल तक लगता नहीं कि दोबारा से उस पर ये पॉइजन हमला करेगा, तो आपको अगले 3 साल तक कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो सुनकर ज़ाओ किंग थोड़ी सी उदास होते हुए साथ साथ सवाल करके पूछते हैं कि डॉक्टर, क्या तुमने ज़ाओ युआन की बॉडी में 8 मैंडेरियंस देखे? जिस पर डॉक्टर जवाब देते हुए कहता है कि युआन की जितने भी उम्र की लड़के हैं ऑलमोस्ट उन सबके पास 8 मैंडेरियंस होते हैं, जो कि बेशक सबके सब ओपन ना हो, लेकिन एटलीस्ट उन्हें डिटेक्ट तो किया जा सकता है। लेकिन ज़ाओ युआन की कहानी बिल्कुल अलग, उसकी बॉडी में किसी तरह का मैंडेरियन मौजूद ही नहीं, यानी कि वो कभी भी कल्टीवेशन करके खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा, जो बात तो ज़ाओ किंग और उनकी वाइफ दोनों को ही उदास कर चुकी थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस किन्यू ने यहाँ पर अपने काफी सारा ब्लड को गवा दिया था, इसलिए वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही है। इसलिए डॉक्टर उनसे कहता है कि क्वीन प्लीज खुद को संभालिए, वरना आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन आखिर एक माँ अपने बच्चे को यूं तड़पता हुआ देखकर खुद को कैसे संभाले, बल्कि वो उल्टा उदास होते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। हर 3 साल बाद ये पॉइजन उस पर हमला करने के लिए आ जाता है, और उसका हमला पहले से हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है। जिस पर डॉक्टर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ज़ाओ युआन की बॉडी के अंदर जो ये पॉइजन मौजूद है, ये आज से 3 साल बाद दोबारा से ज़ाओ युआन पर हमला करेगा। लेकिन अगर ज़ाओ युआन की बॉडी इसे सप्रेस नहीं कर पाई तो हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। जो सुनकर तो किंग और क्वीन दोनों ही इमोशनल हो गए थे। साथ ही साथ ड्रैगन प्रिंस युआन भी होश में आते हुए कहता है कि अच्छा, यानी कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 साल है। मॉम डैड, मैं मरने से पहले जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी बॉडी के अंदर ये रिसेंटमेंट ड्रैगन पॉइजन आया कहाँ से? जिस पर ज़ाओ किंग आखिरकार हिम्मत करते हुए युआन से कहते हैं कि क्या तुम ग्रेट वू एम्पायर के बारे में जानते हो? जिस पर ज़ाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आज से 10-12 साल पहले ही उन लोगों ने ये एम्पायर क्रिएट किया था। वो फैमिली के बारे में इसलिए सब लोग ही जानते हैं। ज़ाओ किंग ये सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि वो फैमिली आज से 10 साल पहले हमारे मिनिस्टर्स के तौर पर बॉर्डर्स को संभालने का काम करती थी। ग्रेट वू एम्पायर से पहले ग्रेट ज़ाओ एम्पायर था। ये सुनकर तो अचानक ही ज़ाओ युआन को काफी ज्यादा शौक लगा, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि उनकी फैमिली कभी इतनी ज्यादा ग्रेट भी हुआ करती थी। दूसरी तरफ ज़ाओ किंग अपनी कहानी को कंटिन्यू रखते हुए कहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, और ये वही रात थी जिस रात तुम पैदा होने वाले थे। ये सब कहते हुए आज से 13 साल पहले का हम लोगों को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ाओ किंग अपने गार्ड्स के साथ पैलेस के बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें अपने पैलेस के ऊपर एक बहुत बड़ा गोल्डन ड्रैगन दिखाई दिया, जिसे देखकर तो ज़ाओ किंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि इसका मतलब ये था कि क्वीन ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसके पास होली ड्रैगन बॉडी का वरदान है। साथ ही साथ उस बच्चे के आटो मैंडेरियंस भी बचपन से ही ओपन होंगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सब गार्ड्स ने ज़ाओ किंग को मुबारकबाद देना शुरू कर दिया था। लेकिन उन लोगों की ये खुशी अचानक से हैरानगी में बदल गई थी, क्योंकि पीछे की तरफ से 2 बड़े से स्पिरिचुअल बीस्ट समन हो गए थे, एक स्पिरिचुअल पाइथन और दूसरा स्पिरिचुअल स्पैरो, यानी कि 2 और बच्चों ने भी ठीक इसी वक्त जन्म लिया। तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ से कुछ गोल्डन एरो ने भी इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। ज़ाओ किंग उस अटैक को ब्लॉक करते हुए फौरन से हवा में आकर कहते हैं कि वू जुआन, आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा ही दी, तुम आखिरकार मेरे खिलाफ बगावत कैसे कर सकते हो? जिस पर वू जुआन जवाब देते हुए कहता है कि पिछले 100 साल से मेरी वो फैमिली तुम्हारी ज़ाओ फैमिली की खिदमत करती आ रही है। हम लोग असल में बस सिर्फ गोल्डन ड्रैगन के पैदा होने का ही इंतजार कर रहे थे, जो वक्त अब आ चुका है। ये कहते साथ ही वू जुआन ने आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़ाओ किंग
जाओकिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया, जबकि नीचे की तरफ वू फैमिली की आर्मी भी आगे की तरफ बढ़ते हुए जाओ फैमिली की आर्मी से टकराना शुरू हो जाती है। ऊपर की तरफ वू जुआन और जाओकिंग की फाइट के दौरान वू जुआन यहाँ पर जाओकिंग से कहता है कि तुम्हें कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन असल में हमारी वू फैमिली को एंशिएंट टाइम से एक भविष्यवाणी करके दी गई थी, जो कि कुछ ऐसी थी कि हवा की ऊंचाइयों में जब एक गोल्डन ड्रैगन शाइन करेगा तो एक पाइथन और एक स्पैरो मिलकर उसकी डेस्टिनी उससे छीन लेंगे। यही वो लम्हा होगा जिसके बाद वू फैमिली की पूरी तरीके से तकदीर बदल जाएगी। जाओकिंग तो लगातार यहाँ उस पर अटैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वू जुआन पर उसका एक भी हमला असर नहीं कर रहा। दूसरी तरफ वू जुआन यहाँ पर जाओकिंग से कहता है चूंकि अब तुम्हारा बेटा पैदा हो गया, वो एक गोल्डन ड्रैगन है, साथ ही साथ मेरी बीवी ने भी आज की रात 2 ट्विंस को जन्म दिया, जिनमें से एक के पास पाइथन की स्पिरिट है और दूसरे के पास स्पैरो की स्पिरिट। ये कहते साथ ही वू जुआन फौरन अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर यहाँ मास्टर जाओकिंग पर हमला कर देते हैं, जिससे उन्होंने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ वू जुआन उसे बताते हुए कहता है कि तुम्हें ये बात तो अच्छे से मालूम होगी, जो भी बच्चे एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन और एक ही रात को पैदा होते हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो एक दूसरे की किस्मत चुरा सके। जाओकिंग यहाँ पर गुस्सा होते उसे जवाब देकर बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने बेटे के पास भी नहीं जाने दूंगा, लेकिन वो जुआन उसे जवाब देते हुए कहता है कि शायद तुम खुद को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैंने जानबूझकर जाओ फैमिली को अब तक सर्वाइव करने दिया ताकि इस भविष्यवाणी में कोई चेंज ना आ जाए, लेकिन अब तुम लोगों का वक्त खत्म हो चुका है, जाओ फैमिली यहीं पर खत्म होगी। नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ये बात बिल्कुल सही थी, जाओ फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि वो फैमिली के वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। ऊपर की तरफ जाओकिंग भी यहाँ पर ज्यादा देर तक वू जुआन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, वो अपने स्पेयर से सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वू जुआन पर हमला तो कर देता है, लेकिन वू जुआन की एनर्जी भी दूसरी तरफ कुछ कम नहीं थी। इन दोनों की एनर्जी टकराने की वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा तबाही मच रही थी। मास्टर जुआन यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जाओ फैमिली ने पिछले 100 साल से हम पर हुकूमत की, लेकिन अब और नहीं। ये कहते साथ ही वो गुस्से के साथ अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस एनर्जी के अटैक की वजह से हम देखते हैं कि अचानक यहाँ मास्टर जाओकिंग का हाथ कट गया और वो उड़ते हुए पीछे चट्टानों से जा लगे, यानी कि वो इस फाइट को यहाँ पर हार चुके हैं। मास्टर वू जुआन यहाँ पर जोंग के पास आते हुए कहता है जाओकिंग अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ होली ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जिसके मुताबिक तुम अपनी फैमिली और अपनी आर्मी को लेकर ग्रेट जाओ कॉन्टिनेंट से बाहर चले जाओगे और जब तक 100 साल नहीं गुजर जाते तुम वापस नहीं आओगे, ना मैं तुम्हारी फैमिली को जान से मारूंगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाओकिंग को मजबूरन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ वू जुआन यहाँ पर ड्रैगन प्रिंस युआन को लेकर एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए ले आया था, जिस रिचुअल में हम देखते हैं कि उसने एक पिलर पर ड्रैगन प्रिंस युआन को रख दिया था और बाकी के 2 पिलर्स पर अपने बच्चों को, जिसके बाद वू जुआन जैसे अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं इन लोगों की बॉडी से बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल बीस्ट निकलकर बाहर आ गए, जहां पर एक बड़ा सा पाइथन और स्पैरो मिलकर एक गोल्डन ड्रैगन पर अटैक कर रहे थे और उन दोनों के कंबाइन अटैक्स की मदद से वो आसानी के साथ इस गोल्डन ड्रैगन को एब्सॉर्ब कर चुके, यानी कि वू जुआन के बच्चों ने यहाँ पर ड्रैगन प्रिंस युआन की सारी डेस्टिनी उससे ले ली है। ये देखकर वू जुआन को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, पर अचानक ही उससे देखने को मिलता है कि ड्रैगन प्रिंस युआन की बॉडी में एक रेड कलर का ऑरा चमक रहा है। वो हैरान होते हुए कहता है कि मैंने इस बच्चे की बॉडी के अंदर से साली होरी ड्रैगन की एनर्जी तो छीन ली, फिर इसके अंदर से ये रेड एनर्जी क्या आ रही है। और दोस्तों ये वही रेड एनर्जी थी जिसे अब रिसेंटमेंट ड्रैगन पॉइजन कहा जाता है, जो कि बार बार ड्रैगन प्रिंस युआन को तकलीफ पहुंचा रहा था। यहाँ इन सब चीजों के बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया, जहाँ पर जाओकिंग कहता है कि यही वो वक्त है जिसके बाद से तुम्हारे 8 के 8 मेंडेरियंस भी गायब हो गए, तुम्हारी किस्मत में जितनी भी महानता लिखी थी वो सबकी सब तुमने मेरी वजह से गवा दी। जाओ युआन की माँ भी यहाँ पर रोते हुए कहती है कि प्लीज बेटा अपने फादर और मुझे माफ कर दो, हम दोनों अच्छे पेरेंट नहीं बन पाए। हालांकि इमोशनल होकर ये सब बातें कहते हुए अचानक से उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जो देखकर जाओ युआन फौरन खड़ा होकर उन्हें अपने पास बैठा देता है, जबकि डॉक्टर यहाँ जाओ युआन को बताता है कि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा महान इंसान है, उसने लगातार पिछले कई सालों से अपने ब्लड का इस्तेमाल करे हुए तुम्हें अब तक जिंदा रखा, क्योंकि जब भी तुम पर वो रिसेंटमेंट ड्रैगन पॉइजन हमला करता है तब वो अपने ब्लड को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी जान बचा लेती है। जो सब करना उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं, वो अपने बेटे को तो जीने के लिए 3 साल दे देती है, लेकिन ये उनकी जिंदगी के कई साल खा गया। ऐसा लगता है कि मिस किन्यू अब 10 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। मिस किन्यू यहाँ ये सारी बातें सुनकर उस डॉक्टर को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो अपने बेटे को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। जबकि दूसरी तरफ जाओ युआन को तो यहाँ वो फैमिली पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद के साथ की हुई नाइंसाफी को तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उनकी वजह से जो यहाँ जाओ युआन की मॉम को भुगतना पड़ा वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ युआन अपनी फैमिली के लिए बदला लेना चाहता था, इसलिए वो अपने फादर से सवाल करते हुए पूछता है कि फादर क्या मैं युआनशी बन सकता हूँ। युआनशी दोस्तों असल में इमोर्टल को कहते हैं वही लोग जो कि कल्टीवेशन करते हुए खुद को ताकतवर कर पाए। जाओकिंग अपने बेटे युआन की ये बात सुनकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम एक युआनशी क्यों बनना चाहते हो, जिस पर वो जुआन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो जुआन ने 100 साल का एग्रीमेंट
एग्रीमेंट किया है और वो 100 साल तक हम लोगों को परेशान नहीं करेगा। लेकिन सोचिए 100 साल पूरे होने के बाद क्या होगा, वो इस पूरे के पूरे जाओ कॉन्टिनेंट में आकर चारों तरफ तबाही मचा देगा, खून ही खून, और ये तबाही मुझसे देखी नहीं जाएगी। मैं उससे पहले ही ये सब कुछ बदल देना चाहता हूँ, वो भी अपनी ही ताकत का इस्तेमाल करके। जो सुनकर तो जाओ किंग काफी ज्यादा खुश हो गया। वो पीछे की तरफ पलटते हुए जाओ युआन से कहता है कि ठीक है, अगर ये तुम्हारी ही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने में जो कुछ हो सके वो करूंगा। जाओ युआन को उनकी ये बात सुनकर थोड़ी सी उम्मीद मिल गई थी, इसलिए वो कहता है कि यकीनन आपके पास ऐसा कोई ना कोई रास्ता है जिससे आप मेरी मदद कर सकते हो। जिस पर उसका फादर जवाब देते हुए कहता है कि अभी से ज्यादा उम्मीद मत पालो, हो सकता है कि ये काम करे और हो सकता है कि ना भी करे। जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जब तक एक छोटी सी उम्मीद भी बाकी है मैं 100 बार कोशिश करूंगा। जाओ किंग को अपने बेटे पर बहुत ही सारा प्राउड महसूस हो रहा था, इसलिए वो जाओ युआन से कहता है कि ठीक है, कल के दिन मुझे एंसेस्ट्रल लैंड में आके मिलना। वहां पर मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके शायद हम तुम्हारे मेंडेरियंस को दोबारा से अनलॉक कर सके। पर बेटा तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि वहां पर चाहे हम लोग कामयाब हो या नाकाम, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम हेवनली मार्क्स को सीखना नहीं छोड़ोगे। दोस्तों इससे पहले कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, मैं सिंपल करके आपको बताता हूँ कि कल्टीवेशन करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप अपनी बॉडी के आटो मेंडेरियंस को बारी बारी करके अनलॉक करो, ताकि आप उसमें हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को स्टोर करते हुए खुद को ताकतवर कर सको। इन्हें युआनशी या फिर इमोर्टल्स भी कहा जाता है। और दूसरा तरीका है यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट या फिर हेवनली मार्क्स का, जो कि स्पेशल टाइप सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स को सीखते हुए जैसे ही बंदा मास्टर कर ले, उसके बाद वो इसका इस्तेमाल करते हुए खुद को ताकतवर कर सकता है। जैसा कि एक है मेटल स्किन मार्क और दूसरा है लाइट बॉडी मार्क, तीसरा है रैम्पेज बुल मार्क। इनमें से सपोज करो अगर जाओ युआन ने अपनी बॉडी पर रैम्पेज बुल मार्क लगा लिया तो उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसी तरह अगर उसने अपने पैरों पर लाइटनिंग बॉडी मार्क लगा लिया तो उसकी रफ्तार बहुत तेज हो सकती है। साथ ही साथ अगर वो मेटल स्किन मार्क अपनी बॉडी पर लगा ले तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इन मार्क्स को कहते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट या फिर हेवनली मार्क्स। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये ज्यादा खास नहीं, लेकिन जिन भी कल्टीवेटर्स को इन मार्क्स की रियल ताकत के बारे में मालूम हो जाता है वो जानते हैं कि ये कितने ज्यादा खास है। यहाँ चूंकि जाओ किंग ने अपने बेटे युआन से ये सब कहा था कि वो इन हेवनली मार्क्स को लाजमी सीखे, इसलिए जाओ युआन भी सर हिलाते हुए कहता है कि फिक्र ना करिए, मैं इसे जरूर सीखूंगा और जितने अच्छे से हो सके उतना सीखूंगा। इसके बाद हम लोगों को यहाँ कुछ महीनों बाद ग्रेट जाओ एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर सारे के सारे डिसाइपल्स को हेवनली मार्क्स के बारे में सिखा रहा था। सारे के सारे डिसाइपल्स को इन हेवनली मार्क्स को सीखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इन्हें सीखना बहुत ज्यादा टफ काम है। पर जाओ युआन को अब इन हेवनली मार्क्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी थी, बल्कि वो इन हेवनली मार्क्स को काफी अच्छे से अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए ड्रॉ भी कर पा रहा था। इस वक्त जाओ युआन ने अपने सामने जिस हेवनली मार्क को ड्रा किया है उसे कहते हैं लाइटनिंग बॉडी मार्क, जिसका इस्तेमाल कर कोई भी कल्टीवेटर अपनी रफ्तार को बढ़ा सकता है। यहाँ तभी अचानक हम देखते हैं कि जाओ युआन के पास एक लड़की उठकर आ गई थी जिसका नाम था यूवी। यूवी को देखकर तो जाओ युआन भी उससे प्यार से सवाल करते हुए पूछता है कि अब तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे हैं? जिस पर यूवी जवाब देते हुए कहती है कि अब वो बहुत ज्यादा बेहतर है और वो कह रहे थे कि वो आपको और आपके फादर को खाने पर बुलाएंगे। असल में दोस्तों एक साल पहले ही जाओ युआन की मुलाकात मिस यूवी से हुई थी, जो कि अपने ग्रैंडफादर के लिए भीख मांगते हुए एक डॉक्टर की दुकान के बाहर बैठी हुई थी। वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि प्लीज कोई उसकी मदद करे, लेकिन उसके पास चूंकि पैसे नहीं थे इसलिए कोई भी डॉक्टर उसकी मदद नहीं करना चाहता था। तब जाओ युआन ने वहां पर आकर मिस यूवी की मदद करते उसके ग्रैंडपा की जान बचा ली थी। साथ ही साथ जाओ युआन ने अपने फादर के साथ मिलकर मिस यूवी का एडमिशन इस एकेडमी में करवाया। इसलिए जाओ युआन यहाँ पर खुश होते हुए कह रहा था कि मिस यूवी तुम कमाल की हो, तुम्हारा एडमिशन हुआ यहाँ पर सिर्फ 1 ही साल हुआ है, लेकिन फिर भी देखो तुमने कई सारे पुराने डिसाइपल्स को कंपटीशन में पीछे छोड़ दिया। इसी तरह से मेहनत करती रहो। सिर्फ 2 महीनों बाद यहाँ का एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है, जिसके अगर तुमने पास कर लिया तो तुम्हें इन एकेडमी में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मिस यूवी तो जाओ युआन की सारी बातें चुप होकर सुन रही थी। तभी अचानक पीछे से एक लड़की ज़ू लिन की आवाज आती है, जिसके हाथ में मिस यूवी का जेड पेडेंट था और वो यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि मिस यूवी तो लगता नहीं कि उस टेस्ट में हिस्सा ले पाएगी। जाओ युआन ये देखकर हैरान होते हुए सवाल करके पूछता है कि मिस यूवी आखिर तुम्हारा जेड पेडेंट लिन के पास क्या कर रहा है? जो सुनकर वहाँ पर मौजूद एक दूसरा लड़का जिसका नाम लिन शेही था वो खड़ा होकर यहाँ जाओ युआन के पास आते उसे सारी कहानी एक्सप्लेन करना शुरू हो गया। वो जाओ युआन को बताता है कि आज से कुछ दिनों पहले हाउस में एक आदमी था जो कि तुम्हारे फादर के बारे में काफी बुरा भला बोल रहा था। मिस यूवी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो भड़कते उस आदमी को डांटने लगी, जहाँ पर उस आदमी ने कहा कि अगर मिस यूवी उसके साथ फाइट करते उसे हरा देती है तो वो तुम्हारे फादर के बारे में किए हुए हर एक बात के लिए माफी मांगेगा, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो उसे मिस यूवी का पेडेंट मिलेगा। और चूंकि मिस यूवी उस फाइट में हार गई इसलिए ज़ू लिन ने उसका जेड पेडेंट ले लिया। यही सारी कहानी थी। लिन शेही को यहाँ ज़ू लिन पर काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो, आखिर तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो? जिस पर ज़ू लिन जवाब देते हुए कहता है कि आखिर मैंने क्या किया, मैंने तो इज्जत के साथ एक फाइट जीती और इज्जत के साथ ही अपना इनाम कमाया। जाओ युआन ये बात तो समझ गया था कि ज़ू लिन इतनी आसानी के साथ वो जेड पेडेंट
पेडेंट वापस नहीं करने वाला, इसलिए वो यहाँ लिंशी को चुप कराते हुए खुद आगे की तरफ आ गया, जहाँ पर जाओ युआन ने भी अपना जेड पेडेंट दांव पर लगाते हुए जोलिन से कहा कि चलो मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर तुम मुझसे इस फाइट को जीत जाते हो तो मेरा जेड पेडेंट भी तुम्हारा होगा, लेकिन अगर मैं फाइट को जीता तो तुम्हें यूवी का जेड पेडेंट वापस करना होगा। जिसके लिए जोलिन तो मान गया, लेकिन यहाँ यूवी को जाओ युआन की काफी जरा फिक्र हो रही थी। युआन उसे बोलते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। इसके बाद ये दोनों ही फाइट करने के लिए बाहर आ चुके थे, जहाँ पर सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि जोलिन तो इस फाइट को आसानी के साथ जीत जाएगा क्योंकि उसके 2 मेंडेरियंस ओपन है, जबकि दूसरी तरफ जाओ युआन का तो एक भी मेंडेरियन ओपन नहीं। आखिर वो इस फाइट को कैसे ही जीतेगा? जबकि अरीना में भी जोलिन जाओ युआन से कह रहा था कि अगर तुम अभी भी मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं इतना भी जालिम इंसान नहीं। जाओ युआन तो उसकी सारी बातें सुनकर कहता है कि मेरा वक्त बर्बाद ना करो, चलो फिर इस फाइट को शुरू करते हैं। जो एटीट्यूड देखकर तो जोलिन को गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने पंच को रेडी करते हुए यहाँ जाओ युआन को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ युआन ने तो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उसके पंच को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि जाओ युआन ने अपने हाथों पर मेटल स्क्रीन हेवनली मार्क एक्टिवेट किया हुआ था। ये देखकर तो वहाँ पर मुझे जाओ युआन के दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए, जबकि दूसरी तरफ जोलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो अपने दोनों मेंडेरियंस की पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि चलो मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी 2 मेंडेरियंस की ताकत कितनी ज्यादा खतरनाक है, तुम मेरी रफ्तार और मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कहते साथ ही वो एक बार फिर से यहाँ जाओ युआन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चला, जहाँ पर हम देखते हैं कि जोलिन की रफ्तार तो बेशक तेज थी, लेकिन दूसरी तरफ जाओ युआन की रफ्तार उससे भी ज्यादा तेज थी, क्योंकि उसने अपने पैरों पर लाइटनिंग बॉडी हेवनली मार्क्स लगाए हुए थे, जिसकी मदद से वो आसानी के साथ यहाँ जोलिन के सारे अटैक्स को डॉज करते उसे हिट करके पीछे हटा देता है। जोलिन तो ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो चलो आओ सामने से टकराते हैं, जो सुनकर जाओ युआन जवाब देकर कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद जाओ युआन भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा जोलिन से सामने से टकरा गया, जहाँ इन दोनों के टकराने की वजह से हम देखते हैं कि जोलिन की एनर्जी चूंकि ज्यादा थी, इसलिए वो जाओ युआन के मेटल स्क्रीन हेवनली मार्क्स को हटा चुका था, जो देखकर तो जोलिन खुश हो गया। लेकिन असल में जाओ युआन ने अपनी बॉडी पर रैम्पेज बुल मार्क भी लगाया हुआ था, जिसकी वजह से अचानक ही उसकी स्ट्रेंथ डबल हो गई और वो जोलिन को हिट करते हुए सीधा दीवार पर दे मारता है, जिसके साथ ही जाओ युआन इस फाइट को यहीं पर जीत गया। सब लोग ये देखकर काफी जरा हैरान थे कि जाओ युआन का तो एक भी मेंडेरियन अनलॉक नहीं है, फिर आखिर वो 2 मेंडेरियन अनलॉक वाले पर्सन को कैसे हरा पाया। जबकि जाओ युआन भी सामने की तरफ जाते हुए जेड पेडेंट यहाँ जोलिन से ले लेता है और उसे कहता है कि प्लीज बिग कंपटीशन में हिस्सा मत लेना, क्योंकि तुम मेरी जैसे इंसान को भी नहीं हरा सकती जिसका एक भी मेंडेरियन ओपन नहीं, वहां पर तुम सब लोगों के सामने वैसे खुद को बेइज्जत करा दोगे। और इसी तरह से जोलिन का मजाक उड़ाने के बाद वो उस जेड पेडेंट को लेकर वापस से यूवी को दे देता है, जहां पर वो यूवी से कहता है कि दोबारा से इसे मत घुमा देना, जिस पर तो यूवी भी जाओ युआन का शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि पता नहीं मैंने कौन से अच्छे काम किए थे जो तुम जैसा मुझे अच्छा दोस्त मिला। इसके बाद ये दोनों इसी तरह से बातें करते हुए घर की तरफ रवाना हो गए, जबकि दूसरी तरफ हमें गली में यहाँ पर जोलिन और लिंशी दिखाया जाता है और हमें यहाँ जानने को मिलता है कि असल में ये सारा के सारा प्लान तो लिंशी का था, जो कि जाओ युआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसका प्लान था कि जोलिन सब लोगों के सामने जाओ युआन को पीट कर उसकी बेइज्जती करेगा, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही पड़ गया, जिसकी वजह से लिंशी ने यहाँ जोलिन को काफी बुरी तरीके से पीट दिया था। दूर से एक लड़का ये सब होता हुआ देख रहा है जिसका नाम क्यू था और वो भी जाओ युआन को ज्यादा पसंद नहीं करता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ जाओ युआन और जाओ किंग पर आ गया था, जो दोनों ही अपने जाओ फैमिली के एंसेस्टर लैंड पर आए हुए थे। जाओ किंग यहाँ पर अपने बेटे को बताता है कि मुझे पूर्वजों से ये बात मालूम हुई थी कि इस एंसेस्टर लैंड में एक स्पेशल टाइप फॉर्मेशन है जो कि हमारी जाओ फैमिली की किसी भी मुश्किल को खत्म कर देगी। बेटा तुम्हारी बॉडी में जो 8 मेंडेरियंस मिसिंग है, अगर तुम इसके बारे में यहाँ इस फॉर्मेशन से सवाल करो तो हो सकता है कि ये तुम्हारे ब्लड को पहचानते हुए तुम्हें इसका जवाब दे दे। लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हें ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि आज से पहले हमारी जाओ फैमिली में कोई भी इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाया। तुम्हें अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए अपनी किस्मत यहाँ पर आजमानी होगी। हो सकता है कि ये फॉर्मेशन तुम्हारे ब्लड लाइन को पहचान ले। जो सुनकर जाओ युआन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपनी उंगली से खून का कतरा नीचे की तरफ फॉर्मेशन पर गिरा चुका था, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बावजूद भी वो फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हुआ, जो देखकर जाओ युआन तो काफी जरा उदास हो गया। लेकिन कुछ सेकंडों बाद अचानक ही हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन अचानक से एक्टिवेट होना शुरू हो गया, जहां पर जाओ युआन के आसपास एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। जाओ किंग भी काफी जरा हैरान था, क्योंकि आज से पहले उसने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होते हुए नहीं देखा। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ जाओ युआन पर कुछ लाइटिंग एनर्जी गिरना शुरू हो गई, जिन्हें वो फौरन से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और वो अपने फादर से सवाल करते हुए पूछता है कि ये क्या किसी तरह का टेस्ट है, जिस पर जाओ किंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, आज से पहले इस फॉर्मेशन को कोई भी एक्टिवेट नहीं कर पाया। जबकि धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद उन लाइटिंग एनर्जी की तादाद काफी जरा बढ़ रही थी और जाओ युआन के लिए उन्हें डॉज करना भी डिफिकल्ट हो गया, बल्कि वो धीरे धीरे से यहाँ जाओ युआन की बॉडी को हिट करती जा रही थी, जो टेस्ट धीरे धीरे करके खतरनाक हो रहा है। इसीलिए जाओ किंग यहाँ अपने बेटे जाओ युआन से कहता है कि फौरन इस फॉर्मेशन से बाहर आ जाओ, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। ये फॉर्मेशन तो तुम्हारी इस तरह से जान ले लेगी। लेकिन दूसरी तरफ
जाओ युआन बाहर की तरफ नहीं जाता और हम देखते हैं कि उन लाइटनिंग से हिट होकर अचानक वो नीचे की तरफ गिरते हुए बेहोश हो गया, जहां बेहोशी की हालत में जाओ युआन की नजरों के सामने उसकी माँ की कंडीशन और उसके फादर का कटा हुआ हाथ और उसकी फैमिली की कंडीशन जो कि उसके दुश्मनों ने की है वो सब आ रही थी। और इसलिए वो गुस्से के साथ खड़ा होते हुए कहता है कि मैं इतनी आसानी के साथ हार नहीं मान सकता, मेरी फैमिली ने जो कुछ भी खोया है मुझे वो सब कुछ वापस लेना होगा। ये सब कहने के बाद वो हिम्मत के साथ एक बार फिर से खड़ा हो गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से यहाँ जाओ युआन की बॉडी पर वो लाइटनिंग एनर्जी गिरना शुरू हो गई, लेकिन जाओ युआन यहाँ चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये मेरे पास सिर्फ आखिरी रास्ता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं फेल नहीं हो सकता। यही तो जाओ युआन का टेस्ट था कि आखिर वो कितनी बहादुरी दिखाता है। जाओ युआन को दूसरी तरफ यूं तकलीफ में देखकर उसका फादर तो उस फॉर्मेशन को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर की तरफ मौजूद जाओ युआन हार नहीं मानता, बल्कि वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ एक मौके की जरूरत है, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। जाओ युआन के ये कहते साथ ही अचानक वो फॉर्मेशन जाओ युआन को टेलीपोर्ट करके एक अलग ही डोमेन में भेज देती है, जो दुनिया बिल्कुल जाओ युआन की दुनिया से अलग थी। जाओ युआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस वक्त है कहां पर, जबकि पीछे की तरफ जाओ युआन का फादर भी हैरानगी के साथ उसका नाम चिल्लाते हुए कह रहा था कि जाओ युआन आखिर तुम कहां गए। जबकि पीछे की तरफ जाओ युआन के पास एक लड़की भी आ गई थी जो कि जाओ युआन से कह रही थी कि तुम्हें एक मौका चाहिए था ना, तो वो तुम्हें मिलने वाला है। जाओ युआन तो उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन और आखिर ये किस तरह की बात कर रही है, इसे कैसे पता कि मुझे एक मौके की तलाश थी। यहाँ पर वो लड़की तो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जिसका नाम है मिस याओ याओ। जाओ युआन तो कुछ देर तक उसे लगातार देखता ही रहा, फिर वो यहाँ खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए सवाल करके पूछता है कि मिस मैं जान सकता हूँ कि आखिर इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि आखिरी बार तो मुझे याद है कि मैं अपने फादर के साथ एक एंसेस्ट्रल लैंड पर था। मिस याओ याओ उसकी सारी बातें सुनकर कहती है कि यानी कि ग्रैंडपा ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर मुझे एक लड़का मिलेगा और वो मुझे मिल गया। ये सब कहने के बाद वो जाओ युआन को खुद के साथ चलने के लिए बोलती है, जहाँ जाओ युआन भी धीरे धीरे उसके साथ रवाना हो गया। जाओ युआन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि वैसे मिस क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हो, जिस पर वो लड़की अपना नाम नहीं बताती, जबकि वो साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद अपने कुत्ते से कहती है कि टुनटुन चलो यहाँ से। टुनटुन दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत था। जाओ युआन उसे टच करने की भी कोशिश करता है, लेकिन टुनटुन ने गुस्से होते हुए वहाँ पर मौजूद एक चट्टान को अपने दांतों से दे मारा, जहाँ पर हम देखते हैं कि टुनटुन तो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसकी सिर्फ इस मामूली अटैक की मदद से वो चट्टान पूरी तरीके से राख में बदल गया। जाओ युआन बेचारे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का डॉग बीस्ट है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मिस याओ याओ को फॉलो करते उसके पीछे रवाना हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस याओ याओ यहाँ जाओ युआन को अपने ग्रैंडफादर के पास ले आई थी, जहाँ पर ग्रैंडफादर जाओ युआन को देखकर कहता है कि अच्छा यानी कि वो तुम हो, तुम्हारे पास तो होली ड्रैगन की डेस्टिनी थी, लेकिन अफसोस की बात है कि तुमसे वो छीन ली गई। साथ ही साथ अब तुम्हारी बॉडी में रिसेंटमेंट ड्रैगन पॉइजन भी है, इससे जरा दुख की बात क्या होगी। जाओ युआन तो ये सब देखकर हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये सीनियर तो काफी पहुंचे हुए हैं, इन्होंने तो सिर्फ अपनी एक ही नजर में मुझे देखकर पहचान लिया कि आखिर मुझ में क्या प्रॉब्लम होगी। ये सब कहते हुए जाओ युआन तो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली खुद को उस एल्डर के सामने इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर वो एल्डर यहाँ जाओ युआन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी मदद चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में 8 मेंडेरियंस नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँ, पर मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर मुझे तुम्हारी मदद क्यों करनी चाहिए, तुम में ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है। जिस पर जाओ युआन कॉन्फिडेंट होते हुए जवाब देकर बोलता है कि सीनियर इस बारे में अभी तो मैं कुछ नहीं जानता कि आखिर मैं आपको कैसे इंप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये बात मालूम है कि आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। जो सुनकर वो सीनियर जाओ युआन को फौरन अपने करीब पहुंचा लाया और वो सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ आखिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मुझे तुम्हारा इंतजार था। जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपको मेरा ही इंतजार है और मुझ में ऐसी क्या खासियत है जिसके लिए आपको मेरी जरूरत पड़ गई, वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। ग्रैंडपा उसकी ये सारी बातें सुनकर यहाँ जाओ युआन को पीछे की तरफ हटाते हुए कहता है कि वैसे तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि तुम एक बच्चे की भी हिफाजत कर पाओगे, लेकिन चलो ठीक है, अगर किस्मत में यही लिखा है तो मैं इसी तरह से चलूंगा। मैं तुम्हारे मेंडेरियंस को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। तुम्हें याओ याओ को यहाँ से लेकर जाना होगा और उसकी हिफाजत करनी होगी। याओ याओ तो अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर उनसे कहती है कि प्लीज आप मुझे इसके साथ ना बेचिए, लेकिन ग्रैंडपा जवाब देते हुए कहते हैं कि याओ याओ तुम मेरे साथ नहीं रुक सकती, किस्मत की वजह से मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसके होते हुए मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता, तुम्हें इस लड़के के साथ जाना ही होगा। जो सुनकर मिस याओ याओ जवाब देते हुए बोलती है लेकिन ये लड़का बहुत कमजोर है। जिस पर ग्रैंडपा यहाँ जाओ युआन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ ये लड़का बेशक अभी के लिए काफी कमजोर है, लेकिन इसके फ्यूचर के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। मिस याओ याओ उनकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि ग्रैंडपा क्या मैं फ्यूचर में आपसे दोबारा कभी मिल भी पाऊंगी। जिस पर ग्रैंडपा कोई जवाब नहीं देता, लगता है कि उनके पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो लाइफ एंड डेथ से जुड़ी होगी। दूसरी तरफ वो जाओ युआन की तरफ देखते हैं कि उसका क्या कहना है, जहाँ पर जाओ युआन कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है कि हाँ ये बात सच है कि अभी के लिए मुझ में कोई पावर्स नहीं, लेकिन सीनियर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इस लड़की की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपना चाहते हैं तो चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए
अगर कोई भी दुश्मन मेरे सामने आता है तो पहले उसे मेरी लाश से गुजरना होगा, तभी वो मिस याओ याओ तक पहुंच सकता है। जो सुनकर तो ग्रैंडपा इंप्रेस हो गए और वो यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है। जो कहते साथ उन्होंने अपनी उंगली का इशारा करते हुए जाओ युआन के नीचे एक पोर्टल ओपन कर दिया, जो कि जाओ युआन को एक अजीब सी अंधेरी जगह में गिरा देती है। जाओ युआन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ग्रैंडपा मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। पर यहाँ इस अंधेरी जगह में जाओ युआन जैसे आगे की तरफ चलने लगा, तभी अचानक एक रेड कलर के मॉन्स्टर ने जाओ युआन पर हमला करना शुरू कर दिया, जहां जाओ युआन उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए अपने रैम्पेज बुल मार्क का इस्तेमाल करते हुए उसे हिट कर देता है। और यहाँ इस मॉन्स्टर को हराने की वजह से उसकी रेड एनर्जी जाओ युआन की बॉडी के अंदर इंटर हो गई, जो कि उसके मेंडेरियंस को ठीक कर रही थी। जाओ युआन भी अपने मेंडेरियंस को इतने वक्त बाद महसूस करके काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो समझ गया कि असल में ग्रैंडपा चाहते हैं कि मेरी मेंडेरियंस ठीक हो जाए, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर मौजूद इन रेड मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी। अब तो वहाँ पर कई सारे रेड मॉन्स्टर्स आ चुके थे, जो कि एक साथ ही जाओ युआन पर हमला करना शुरू हो गए। जाओ युआन के पास यहाँ इस वक्त टोटली 3 हेवनली मार्स थे, जिन सब का इस्तेमाल करते उसने वहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा रेड मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था, लेकिन वो खुद भी फाइट करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरता जाता है, जहाँ खड़ा होने के बाद जाओ युआन सोचता है कि उसके ये हेवनली मार्क 3 मिनट से ज्यादा और नहीं टिक पाएंगे, उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे रेड मॉन्स्टर इकट्ठा होते हुए एक बहुत बड़े रेड पाइथन में बदल गए, जो कि सीधा जाओ युआन पर हमला करने के लिए आ रहा था। जाओ युआन भी ये देखकर रैम्पेज बुल मार्क का इस्तेमाल करते हुए फौरन से आगे बढ़कर सीधा उस पर अटैक कर चुका, और यहाँ उस पाइथन को हराने के बाद जितनी भी रेड एनर्जी थी वो सारी की सारी जाओ युआन की बॉडी को चारों तरफ से घेर लेती है, जो कि जाओ युआन को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही थी और यहाँ पर शायद जाओ युआन की मौत भी हो जाती। पर तभी अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली आना शुरू हो गई, जिनके बारे में सोचते हुए जाओ युआन गुस्सा होकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मान सकता, मैं बहुत सारे लोगों की परवाह करता हूँ, जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ये सब कहने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि जाओ युआन ने उस रेड एनर्जी पर काबू करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां लाइटिंग चमक रही थी और उसके मेंडेरियन धीरे धीरे करके समन हो रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जाओ युआन की जैसी आंखें खुलती है वो वापस से दुनिया में आ चुका था, जहां पर वो खड़े होते हुए कहता है कि आखिर वो सब क्या था। ग्रैंडपा उसके सवाल पर जवाब देते हुए कहते हैं कि अपनी बॉडी में फील करो, लगता है कि तुम्हारे मेंडेरियंस ठीक हो गए। जो सुनकर जाओ युआन बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपनी बॉडी को देखने पर उसे महसूस हो गया कि उसकी बॉडी में मौजूद 8 मेंडेरियंस वापस से आ चुके हैं। ये जानकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ग्रैंडपा जाओ युआन को जवाब देते हुए कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तब के तभी तुम्हारे 8 के 8 मेंडेरियंस ओपन हो गए थे, लेकिन फिर बचपन में जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ उसकी वजह से तुम्हारे मेंडेरियन क्लोज हो गए और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने ज्यादा डीपली छुप गए कि तुम्हें उसे महसूस नहीं हो पा रहा था। पर अभी कुछ देर पहले जिस टेस्ट से तुम गुजरे उसमें ऑलमोस्ट तुम्हारी मौत होने वाली थी, लेकिन तुमने अपनी मौत को सरपास करते हुए दोबारा से अपने मेंडेरियन समन कर लिए। जो सुनकर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि अगर ताकतवर होने के लिए मुझे मौत से गुजरना पड़े तो मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जो सुनकर तो ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो जाओ युआन को शाबाशी देते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे मेंडेरियंस दोबारा से ब्लॉक्ड हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें दोबारा से मेहनत करके उन्हें ओपन करना होगा। लेकिन तुम्हें एक बात मैं बता दूं, जितना नॉर्मल लोगों को अपने मेंडेरियंस ओपन करने में मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें उससे ज्यादा करनी पड़ेगी। जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें, एटलीस्ट अब मेरे पास थोड़ी बहुत उम्मीद तो है। जिस पर ग्रैंडपा जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी तुम्हें याओ याओ को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से याओ याओ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जाओ युआन को फिक्र हो रही थी कि आखिर वो याओ याओ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या वक्त पर ताकतवर हो भी पाएगा या नहीं, जिसके लिए वो यहाँ ग्रैंडपा से मदद मांगना चाहता था। ग्रैंडपा जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं अपनी टेक्निक्स किसी आउटसाइडर्स को बिल्कुल नहीं सिखाता। जो सुनकर तो जाओ युआन चालाकी करते हुए फौरन यहाँ ग्रैंडपा के सामने झुकते हुए कहता है फिर आज से मैं आपका डिसाइपल बन जाऊंगा, फिर तो मैं कोई आउटसाइडर नहीं और आप अपनी टेक्निक मुझे पास कर सकते हो। जो सुनकर ग्रैंडपा काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए और वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, चलो ठीक है खड़े हो जाओ, वैसे भी किस्मत ने तुम्हें मुझसे मिलवाया इसलिए मुझे अपनी टेक्निक्स तुम्हें देनी ही होगी। ये कहने के बाद ग्रैंडपा की जितनी भी सीक्रेट स्किल्स और टेक्निक थी वो सारे के सारे वो यहाँ जाओ युआन की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू हो गए थे। साथ ही साथ वो जाओ युआन को बताते हैं इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने 8 के 8 मेंडेरियंस ओपन करने होंगे, लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जो कि तुम शुरू में भी सीख सकते हो, उसे कहते हैं ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक और ये टेक्निक तुम्हारे 8 मेंडेरियंस को ओपन करने में तुम्हारी मदद करेगी। जो सारी टेक्निक्स लेने के बाद जाओ युआन तो काफी ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद ग्रैंडपा यहाँ जाओ युआन से कहते हैं कि वैसे जब तुम फाइट कर रहे थे तो मैंने देखा कि तुम्हारे पास हेवनली मार्क्स भी है, क्या तुम्हें हेवनली मार्क्स में भी दिलचस्पी है? जो सुनकर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही समझा। ये सब सुनकर ग्रैंडपा यहाँ जाओ युआन को एक और टेक्निक भी पास आउट कर देते हैं जिसका नाम था केओस डिवाइन इंक एप्रिसिएशन मेथड। ये आगे जाओ युआन के काम आएगी ताकि वो अपने हेवनली मार्क्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। इन सब टेक्निक्स को पास आउट करने के बाद ग्रैंडपा आखिरकार जाओ युआन को एक ब्रुश भी पकड़ा देते हैं जिसका नाम था टियान युआन ब्रुश। क्योंकि जाओ युआन अब ग्रैंडपा का एक डिसाइपल बन चुका है तो ये ट्रेजर उनकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट था। जाओ युआन तो इस ट्रेजर का नाम सुनकर ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था क्योंकि ये गॉड लेवल के कल्टीवेटर का ब्रुश था। उस गॉड लेवल
कल्टीवेटर की कहानियां चारों तरफ पूरे यूनिवर्स में मशहूर है, जिसके बारे में जाओ युआन को उसके फादर ने बताया था। ग्रैंडपा बताते हैं कि वो गॉड कल्टीवेटर फाइट में जब मारा गया तो उसका ये ब्रुश मुझे मिला, जो कि अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस ब्रुश पर टोटल 9 एलिमेंट्स बने हुए हैं, जिन्हें तुम डिफरेंट एनर्जी देकर एक्टिवेट कर सकते हो। अगर 9 के 9 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए तो इस ब्रुश की पूरी एनर्जी तुम इस्तेमाल करोगे। और ये टियान युआन ब्रुश कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। जो सुनकर तो जोंग युआन फौरन यहाँ ग्रैंडपा का शुक्रिया अदा करता है। और आखिर में जाओ युआन सवाल करते हुए पूछता है कि ग्रैंडपा, तो मैंने आपको अपना मास्टर बना लिया है, तो क्या आप अपना नाम मुझे नहीं बताएंगे? जिस पर ग्रैंडपा खुद का नाम बताते हुए कहते हैं कि मेरा नाम है कैंग युआन। साथ ही वो खड़े होकर जाओ युआन से कहते हैं कि अपने टीचर का नाम याद रखना, हो सकता है कि हम लोग फ्यूचर में दोबारा मिले या फिर हो सकता है कि दोबारा हम लोग कभी ना मिले। साथ ही साथ वो मिस याओ याओ से भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि याओ याओ तुम्हारे मन में कई सारे सवाल होंगे कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन भरोसा रखो मैं आने वाले फ्यूचर को देख सकता हूँ और यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर कैंग ने अपने पास से एक लॉकेट निकालकर मिस याओ याओ को पकड़ा दिया था, जिसके बारे में वो बताता है कि अगर ये लॉकेट चमकने शुरू हो जाए तब अपना ख्याल रखना, क्योंकि इसका मतलब होगा कि मेरे दुश्मनों ने तुम्हें ढूंढ लिया है। जबकि साथ ही साथ वो यहाँ जाओ युआन से कहता है कि मिस याओ याओ की बॉडी पर एक सील लगा है, इसलिए जाओ युआन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हर मुश्किल में उसे बचाना होगा। जो सुनकर जाओ युआन अपने मन में कहता है कि आखिर ये मिस याओ याओ की बॉडी पर सील क्यों है, इस सील के पीछे जरूर कोई बड़ी कहानी होगी, लेकिन अभी के लिए मैं इस रेपुटेशन में नहीं कि मैं इसके बारे में सवाल कर सकूं। इसलिए वो सीधे सीधे अपने मास्टर को जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आपका हुक्म। ये सब सुनने और कहने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से मास्टर कैंग युआन ने वहां पर इन दोनों को अलविदा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो यहाँ जाओ युआन और मिस याओ याओ दोनों को वापस की तरफ भेजने वाले हैं, जिसके लिए वो वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर चुके। लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पर मिस याओ याओ को आखिरी दफा अलविदा करते हुए कहते हैं कि शायद हम लोगों की मुलाकात दोबारा कभी ना हो। साथ ही साथ वो यहाँ जाओ युआन से कहता है कि जाओ युआन मुझसे वादा करो कि तुम मिस याओ याओ की हर हाल में हिफाजत करोगे। जिस पर जाओ युआन जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर, आपने मुझे अपना डिसाइपल बनाया और आपने मेरी मदद भी की, इसलिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए लेकिन मैं मिस याओ याओ को हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ ये सब कहने के बाद जाओ युआन और मिस याओ याओ वापस से जाओ युआन के वर्ल्ड में पहुंच गए। जबकि पीछे की तरफ मौजूद मास्टर कैंग युआन यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे लास्ट मोमेंट पर मैं एक डिसाइपल एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, आखिरकार मेरे दुश्मनों ने मुझे ढूंढ ही लिया है। मुझे आज के दिन लगता है कि हाथापाई करनी ही होगी। यहाँ उनके ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि हेवन की तरफ से एक लाइटनिंग के साथ यहाँ 3 वॉरियर्स मास्टर कैंग के सामने समन हो गए थे, जो कि तीनों के तीनों गॉड लेवल्स के वॉरियर थे। और वो यहाँ पर मास्टर कैंग को देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया, तो तुम यहाँ पर छुप कर बैठे हुए हो, चलो अब जल्दी से जल्दी वो लड़की हमारे हवाले कर दो और हो सकता है कि हम तुम पर थोड़ा सा रहम दिखा दे। दोस्तों अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि असल में मास्टर कैंग मिस याओ याओ को इन लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहते थे। दूसरी तरफ मास्टर कैंग तो यहाँ पर इन लोगों की बातें सुनकर हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा, यानी कि तुम अपने फादर की रियल पावर्स देखना चाहते हो, चलो आ जाओ मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। बेशक मैं बूढ़ा हो गया लेकिन अभी भी मुझ में इतनी जान बाकी है कि मैं तुम तीनों को धूल चटका सकूं। और ये कहते साथ ही वो फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेते हैं। जहां पर मास्टर कैंग की पावर्स तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी और उनकी बॉडी पर कई सारे हेवनली मार्क्स लगे हुए थे और उन्होंने अपनी अब ये सारी की सारी टेक्निक जाओ युआन को भी पास आउट कर दी है, यानी कि वो आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल मास्टर कैंग की तरह ताकतवर होगा। तभी अचानक हम इन 3 गॉडली कल्टिवेटर्स में से एक को देखते हैं, जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा मास्टर कैंग पर हमला करने के लिए बढ़ चुका। मास्टर कैंग आसानी के साथ उसके हर एक हमले को डॉज करते उसे सर से पकड़कर घुमा घुमा के दूर फेंक देते हैं। जबकि दूसरा फायर गॉड यहाँ तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मास्टर कैंग को हिट करना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर कैंग की ताकत भी उसकी बिल्कुल लेवल की थी। साथ ही साथ मास्टर कैंग ने यहाँ पर अपने हेवनली मार्क का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए इन तीनों को स्पेस में भेज देता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उस प्लेनेट को तबाह कर दे जहां पर वो इस वक्त रह रहा था। स्पेस में जाने के बाद मास्टर कैंग तो यहाँ दिल खोलकर इन तीनों की धुलाई करना शुरू कर देता है। मास्टर कैंग और इन 3 गोल्डी कल्टिवेटर्स के दरमियान यहाँ इतनी तेजी के साथ फाइट हो रही थी कि किसी चीज को भी सही से देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम ये बात साफ साफ देख पा रहे थे कि मास्टर कैंग आसानी के साथ इन तीनों पर भारी पड़ रहा है। वो लाइटनिंग गॉड यहाँ पर अपनी लाइटनिंग एनर्जी को इकट्ठा करते हुए मास्टर कैंग पर हमला कर चुका, जिसे तो मास्टर कैंग अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर तो वो तीनों गॉडली कल्टिवेटर समझ गए थे कि अकेले अकेले तो हम इस मास्टर कैंग को नहीं हरा सकते, इसीलिए तीनों ने मिलकर अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कंबाइंड फॉर्मेशन अटैक रेडी कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए मास्टर कैंग पर हमला कर देते हैं। जबकि मास्टर कैंग तो सिर्फ अपनी एक उंगली की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि वो वहां पर मौजूद प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुका। जिस फाइट में आगे कौन जीता होगा ये तो हमें नहीं बताया जाता और सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ जाओ युआन और मिस याओ याओ पर आ गया, जो कि उसे एंसेस्ट्रल लैंड में आ चुके थे, जहां पर जाओ युआन का फादर पहले से इन लोगों का इंतजार कर रहा था। यहाँ जाओ युआन मिस याओ याओ से कहता है कि फिक्र मत करो, मास्टर कैंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्हें कुछ नहीं होगा। जिस पर मिस याओ याओ कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर किसी ने भी उन्हें चोट
चोट पहुंचाई तो मैं उनका बदला जरूर लूंगी। और इसी मजेदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये न्यू सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी हमारे इसी चैनल पर आ जाएगा।